हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शीतल सहगल और इस वीडियो लेसन में हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर देते हैं। सुनो, देखो, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ विदाउट वेस्टिंग इन टाइम मैं कोशिश करूँगी, बहुत लंबा चैप्टर है, छोटे से टाइम पे कवर कर दूँ। देखो, वाइल एग्जामिनिंग, एक पतली सी कॉर्क की स्लाइस को एग्जामिन कर रहे थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने देखा कि छोटे छोटे हनी कॉम जैसे स्ट्रक्चर हैं कि देखो ऐसा जो स्ट्रक्चर बन के आता है वो हनी कॉम जैसा स्ट्रक्चर निकल के आता है, ठीक है। और दिस ईयर और 1665 की बात है, रॉबर्ट हुक ने ये चीज़ देखी और इनको छोटे छोटे सेल्स नाम दिया। इनको क्या नाम दिया? सेल्स का नाम दिया। दिस मे सीम्स टू बी वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट, लग तो बहुत छोटे और एक इनसिग्निफिकेंट रहे थे, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस दैट दिस वॉज, और ये सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी थी आज तक के टाइम के लिए। ये तुम्हारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम है, तुम लोग लैब जाओगे तो माइक्रोस्कोप ज़रूर देखोगे। चलो, अब तुम्हें दिखा रखा है, ये तुम्हारा एक टिपिकल अनियन पील है। जब तुम ये स्लाइड भी दिखवाएंगे उसके अंदर तुम्हें न्यूक्लियस भी दिखेगा और सेल भी दिखेगा। अच्छा, तुम लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना मेरी वीडियो को। मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल से भी आप लोग जुड़ सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। टेलीग्राम पे जुड़ जाना यार, वहाँ पे नोट्स डाल देती हूँ मैं, ठीक है। चलो, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। एक सेल की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्स। हाँ, ये जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, ये देखो, ये वाले स्ट्रक्चर्स, सॉरी यार, ये वाले स्ट्रक्चर्स, ये सारे स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के सिमिलर है। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ये एक दूसरे के सेम दिखते हैं और ये एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे ओनियन बल्ब कहा जाता है। दी स्मॉल स्ट्रक्चर जो हम देखते हैं आजकल, मतलब जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। सेल्स की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में। उन्होंने एक कॉर्क स्लाइस के अंदर बहुत प्रिमिटिव माने पुराना माइक्रोस्कोप को यूज़ करके देखा था। ल्यूवेनहुक, इन्होंने पहली बार जिंदा सेल देखा। इन्होंने जो देखा था डेड सेल देखा था, इन्होंने लिविंग सेल देखा। फिर पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? ये मान लो सेल है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म है सेल की, ये वाला, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और इस चीज़ को न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। तो अगर मैं सेल मेम्ब्रेन हटा दूँ तो क्या बचेगा? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। तो जो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म बचता है, इस चीज़ को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इस चीज़ को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। इस चीज़ को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब आगे देखो, पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की थी। सेल थ्योरी निकल के आई। सेल थ्योरी ने बोला सारे प्लांट्स और सारे एनिमल्स किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं, और सेल ही हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। फिर स्केल्डन और स्क्वान जो थे, ये दो बायोलॉजिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट वो थे जो बायोलॉजी पढ़ते हैं। इन्होंने एक फर्दर सेल थ्योरी को एक्सपैंड करा और सजेस्ट करा कि सारे सेल पुराने सेल से ही निकलते हैं, मतलब एक सेल जब बेबी करेगा तो दूसरा सेल बनेगा। और फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल के बारे में। ऑर्गेनिज्म जिसके पास देखो डिफरेंट प्रकार का जैसा काम उन्हें करना पड़ता है, वैसे ही प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल का शेप हो जाता है। देखो, आरबीसीज ना डोनट शेप कहते हैं इसको। डोनट देखा होगा तुमने, डोनट के अंदर जैसे यहाँ तो खाली रहता है ना, हर एक डोनट खाली होता है। डोनट अगर तुमने नहीं खाया, देखा नहीं तो वड़ा खाया होगा, सांबर वड़ा वाला, सांबर के वड़े जैसा ही आरबीसी का शेप होता है, एक्सेप्ट अंदर से फिल्ड होता है। नर्व सेल सबसे लंबा सेल होता है हमारी बॉडी का। ये नर्व कंडक्शन में हेल्प करता है, माने नर्वस सिस्टम में हेल्प करता है, माने दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के साथ काम करता है मिलके। ओवम, स्पर्म, बोन सेल, और ये फैट सेल्स होते हैं। चलो, शेप और साइज़ जो होता है जो सेल का, वो डिपेंड करता है कि क्या काम उसने करना है। कुछ सेल्स जैसे अमीबा का सेल जो है, वो उसकी अमीबा की बॉडी में ना एक ही सेल होता है, अमीबा की बॉडी में एक ही सेल होता है, तो अपना शेप बार बार चेंज करता रहता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। पर कुछ जो पर्टिकुलर सेल्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के सेल्स हुए, उनके हर सेल का ना शेप अलग होता है, हर सेल का शेप अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि हर सेल को अपना एक पर्टिकुलर काम करना होता है। चलो, हर लिविंग सेल के पास कैपेसिटी होती है कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म करने की, ठीक है। अब कैसे सारे फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं? अब इसका मतलब है डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। फॉर एग्जांपल देखो, दिल का काम है
ब्लड को पंप करना, स्टमक का काम है फूड डाइजेस्ट करना। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कभी दिल का काम पेट करने लग गया और पेट का काम दिल करने लग गया, नहीं। तो हर सेल का भी अपना पर्टिकुलर शेप होता है ताकि वो जो उस पर काम असाइंड है वो कर पाए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सेल जो होता है लिव और परफॉर्म कर पाता है फंक्शन क्योंकि उनके ऑर्गेनल्स के कारण। अच्छा सुनो, ऑर्गेनल्स क्या होता है? हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, सेल की बॉडी में ऑर्गेनल्स होता है। मैं फिर से बोलती हूँ, हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं और सेल की बॉडी में ऑर्गेनल्स होता है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में क्या क्या ऑर्गन हुए, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ऐसे ही सेल की बॉडी में ऑर्गेनल्स के बारे में बात करेंगे। तो देखो हमें आगे पढ़ना भी है चैप्टर में। न्यूक्लियस हो गया जिसे ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल में नहीं आएगा यार, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है गोल्जी हो गया, लाइजोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गया, ये सब ऑर्गेनल्स में आते हैं। चलो एक एक करके पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कि सेल फाइनली मेडअप किससे होता है। सेल मेडअप ऑफ, सेल बेसिकली बना किससे है। सेल के अंदर अगर हम ध्यान से देखें, अगर ये सेल है तो एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है साइटोप्लाज्म। क्या होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं। चलो अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं। देखो जैसे मान लो ये नॉर्मल एक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये जो बाहर वाली लेयर है इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कंफ्यूज मत हो जाना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल है, ये सेपरेट करती है सेल के कंटेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब सेल के अंदर जो जो चीज़ें प्रेजेंट है बाहर के इन्वायरमेंट से उसको अलग करके रखती है, ठीक है, एक सेपरेशन का काम करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट करता है एंट्री और एग्जिट सब मटेरियल्स का, ये परमिट करता है कि कुछ मटेरियल्स ही अंदर जा पाए, सारे अंदर ना चले जाएं। सेल मेम्ब्रेन इसलिए कहा जाता है ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को ही अंदर बाहर जाने देता है, सारी चीज़ों को अंदर नहीं जाने देता, ठीक है। जो सेल के अंदर जाना है ना, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ही अंदर जा पाएंगी, सारी नहीं जा पाएंगी। और फिर अब हम आगे देखते हैं, क्या तुमने कभी देखा है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर कैसे जाती है? तो ध्यान से सुनो और यहाँ स्टार मार्क करके रख लेना अपनी बुक में। बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जाती है। कैसे जाती है? डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू जाती है। वी हैव स्टडीड, हमने पढ़ा है जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, पुराने चैप्टर में भी हमने पढ़ा है कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है। डिफ्यूजन क्या होता है? बेसिकली इंटरमिक्सिंग होता है। गैसेस, देखो गैसेस सेल के अंदर बाहर किस प्रोसेस से करती है? डिफ्यूजन के प्रोसेस से करती है, डिफ्यूजन से करती है। भूल नहीं जाना, ये तुमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री वाली वीडियो भी मैंने बना रखी है, आप लोग जाके ना वहाँ से देख सकते हो। चलो आगे देखते हैं। सम सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये कैसे मूव करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जाता है। इसका मतलब ध्यान से सुनो, डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मूवमेंट होती है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मान लो ये सेल है, इसका न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म हुआ चारों ओर के एरिया, और ये सेल मेम्ब्रेन हुई। सेल मेम्ब्रेन को मैं CM लिख देती हूँ। मान लो बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होगा वो बोलेंगे उसका कंसंट्रेशन हाई है। फिर से सुनो, जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई है। और अगर हम सेल के अंदर के बारे में बात करें, सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि सेल के अंदर कंसंट्रेशन लो है। तो अभी हमने पढ़ा डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट होता है गैस का फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा था ना, अंदर कम था, तो हाई कंसंट्रेशन से अंदर वाली कंसंट्रेशन की तरफ उसकी मूवमेंट हो जाएगी। आई होप आई एम क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स ऐसी चीज़ें होती हैं,
इससे CO2 के साथ भी हो जाता है। जब CO2 सेल के अंदर बढ़ जाता है, जब CO2 सेल ने ना सारा ऑक्सीजन यूज़ कर लिया और क्या एक्सहेल करा, CO2 एक्सहेल करा, तो जब सेल के अंदर CO2 बढ़ जाएगा ना तो अंदर हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी और बाहर लो कंसंट्रेशन हो जाएगी। अभी मैंने तुमको बताया कहाँ कैसे कैसे मूवमेंट होती है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो इस कारण से सारी मूवमेंट्स, ये CO2 जो है बाहर की साइड चले जाएगा। चलो, ये मैंने यहाँ चीज़ यहाँ पे जो लिखी थी ये मैंने तुम्हें बता दी है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल और प्लांट सेल। इसने बोला अगर तुम एक एनिमल सेल या फिर प्लांट सेल लेके डाल दोगे किसी शुगर या सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर तो क्या होगा। देखो ध्यान से सुनो, 3 चीज़ें हो सकती हैं। 3 सोल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। एक होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, एक होता है तुम्हारा आइसोटोनिक सोल्यूशन और एक होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब देखो फर्स्ट केस पढ़ते हैं। ये सेल है, ठीक है, ये सेल के चारों ओर के इसको मीडियम कहेंगे। सेल के चारों ओर जो है उसको क्या कहेंगे, मीडियम कहेंगे। ठीक है, तुम्हारे पास ये सेल है, ये उसका मीडियम है। तो अगर मान लो सेल हैज़ हायर वाटर कंसंट्रेशन, चारों ओर वाटर की चारों ओर मीडियम के जो सेल है हैज़ हायर कंसंट्रेशन, मतलब ये जो मीडियम सराउंडेड है इसकी कंसंट्रेशन हाई है। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन है तो क्या होगा, पानी जो होगा, सेल जो होगा गेन कर लेगा वाटर, सेल स्वेल हो जाएगा। सेल क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक में क्या हो जाता है, स्वेल। हाइपोटोनिक में सेल क्या हो जाता है, स्वेल हो जाएगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल पास हो जाएंगे सेल मेम्ब्रेन से और वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर आएंगे इनटू द सेल, विल लीव एंड द वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव। तो ज़्यादा वाटर सेल के अंदर आएगा और सेल स्वेल हो जाएगा। आइसोटोनिक सोल्यूशन में जितनी सेल के अंदर कंसंट्रेशन है, सेल के अंदर कंसंट्रेशन माने यार चीनी मिला हुआ, कोई भी सॉल्यूट जब मिला होता है कितने मात्रा में मिला होता है वो उसकी कंसंट्रेशन बताता है। तो जितनी कंसंट्रेशन है, अगर आइसोटोनिक में क्या होता है, कंसंट्रेशन हमारी सेम रहती है। आइसोटोनिक में क्या होता है, कंसंट्रेशन हमारी सेम रहती है। आइसो का मतलब भी सेम होता है, आइसो का मतलब भी सेम होता है। इस कारण से आइसोटोनिक सोल्यूशन में नो चेंज होता है, इस कारण से आइसोटोनिक सोल्यूशन में कोई चेंज नहीं होता है। चलो देखो, अगर हमारा तीसरा केस पढ़ते हैं। अगर हमारा जो मीडियम है, ये तुम्हारा मीडियम हो गया, सेल के बाहर वाला इलाका, जो सेल के बाहर वाला सोल्यूशन है उसको हम मीडियम बोल रहे हैं। अगर वो मीडियम की कंसंट्रेशन लो है, अगर लो कंसंट्रेशन है तो क्या होगा, वाटर जो हो जाएगा अब बाहर की साइड चले जाएगा, वाटर, सेल का वाटर बाहर की साइड चले जाएगा और इस कारण से सेल श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। पार्डन माय बैड हैंड राइटिंग, पेन टैप में आ नहीं पाती यार उतनी अच्छी हैंड राइटिंग। देखो तो सेल क्या हो जाएगा मेरा, श्रिंक हो जाएगा। तो 3 केसेस पढ़े हमने, हाइपोटोनिक पढ़ा, आइसोटोनिक पढ़ा और हाइपरटोनिक पढ़ा। हाइपोटोनिक का एक एग्जांपल देती हूँ, किशमिश डालते हैं ना उसमें, खीर में डालते हैं ना, तो देखो किशमिश स्वेल हो जाती है। ठीक है, तो वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन का एग्जांपल है, क्योंकि खीर में तो कितनी सारी चीनी होती है, तो बाहर चीनी ज़्यादा है और अंदर चीनी कम है, तो पानी क्या होगा, जहाँ पे कम है वहाँ पे मूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, चलो फिर उसके बाद आइसोटोनिक सोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता और हाइपर में चेंज हो जाता है। क्या वो चेंज होता है, वो श्रिंक हो जाता है। आगे पढ़ते हैं, होप आई एम क्लियर। 3 कौन कौन से थे फटाफट बताओ, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। आइसो में नो चेंज, ठीक है, हाइपो में स्वेल हो जाएगा और हाइपर में श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आता है, ये सब हमने पढ़ लिया, ऑस्मोसिस एक स्पेशल केस है डिफ्यूजन का। ऑस्मोसिस, पानी की जब मूवमेंट होगी ना एक जगह से दूसरी जगह तो उसे ऑस्मोसिस कहेंगे, और वही जब गैस की मूवमेंट होती है तो उसको डिफ्यूजन कहते हैं। इस चीज़ को दिमाग में रखना है, जब गैस की मूवमेंट होती है तो उस चीज़ को डिफ्यूजन कहते हैं, और जब वही चीज़ वाटर की मूवमेंट होती है तो उस चीज़ को ऑस्मोसिस कहा जाता है। ठीक है, चलो अब आगे देखो। फिर उसके बाद आता है यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिक। यूनिसेलुलर माने एक ही सेल से जो बना हुआ है, फ्रेश वाटर माने जिसमें नमक ना हो, ऑर्गेनिज्म और जो प्लांट्स होते हैं वो पानी उनके बॉडी के अंदर जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। 3 केसेस, हाइपर, हाइपो, आइसो।
दो, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस सब समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि इससे गैसेस एक्सचेंज हो पाता है, इंसान सांस ले पाता है। फिर उसके बाद अब ध्यान से देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना, जो अभी याद है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भूल तो नहीं गए? देखो ये अमीबा है मेरा, ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये तुम्हारा नहीं ये भी मेरा, ये चलो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। कंफ्यूज मत होना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है। ये किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से। देखो यहाँ पे लिखा है, लिपिड माने फैट्स, लिपिड माने फैट्स। चलो, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो एनेबल द सेल। अच्छा देखो, अब हम पढ़ रहे हैं एंडोसाइटोसिस के बारे में। क्या पढ़ रहे हैं? एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? हमने अभी पढ़ा कि जो सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, वो लिपिड और प्रोटीन से बनी है। ये ना फ्लेक्सिबल है, ये मुड़ वक्त जाती है, जिस कारण से आसपास का खाना ये खा पाते हैं। सेल अपनी सेल मेम्ब्रेन को मोल्ड कर सकते हैं, उसकी शेप चेंज करवा सकते हैं, और इसी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण वो बाहर का फूड को एनगल्फ मतलब अपने अंदर ले पाते हैं। इस चीज़ को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। इस चीज़ को क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। चलो, अब हम पढ़ते हैं सेल वॉल के बारे में। तुम्हें पता होना चाहिए, प्लांट सेल के पास ही सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है, और फंगस के पास सेल वॉल होती है, और कहीं सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल, एक चीज़ को याद रखना, सेल वॉल एनिमल सेल्स में नहीं होती। सेल वॉल इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? जो प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल हो गया, बैक्टीरिया हो गया, और फंगस हो गया। देखो यहाँ कहीं लिखा भी होगा कि इन तीनों में ही प्रेजेंट होती है। इन तीनों के पास ही सेल वॉल होती है। सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। अच्छा सुनो, आगे बढ़ने से पहले, जो एनिमल सेल है ना, उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन होती है। और वही जब प्लांट सेल की बारी आएगी ना, प्लांट सेल की जब बारी आएगी, उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही है, उसके साथ साथ सेल वॉल है। ये मत सोच लेना कि सिर्फ सेल वॉल है, नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है और सेल वॉल भी है। चलो, इसको क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जब लिविंग प्लांट। अच्छा देखो, ये केस क्या है, मैं एक प्लांट सेल ड्रॉ करती हूँ, थोड़ा सा मोटा वो ले लेते हैं। हाँ देखो, ये मेरा प्लांट सेल है, प्लांट सेल, ठीक है। ये बाहर वाली लेयर को क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वॉल। अंदर वाली लेयर को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अंदर वाली लेयर को क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन। जिसके पास दोनों है वो कौन है? प्लांट सेल, सेल मेम्ब्रेन। अब क्या होता है, ये न्यूक्लियस बना दिया मैंने, ठीक है, और ये क्या बनाया है, भूल ना जाना, प्लांट सेल। चलो, अब क्या होगा कि कभी कभी ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये पानी लूज़ कर जाता है, ये पानी लूज़ कर जाता है, और साइटोप्लाज्म ना श्रिंक हो जाता है। श्रिंक, एक मिनट, हाँ, साइटोप्लाज्म जो होता है श्रिंक हो जाता है। देखो, जहाँ ऐसे था ना, वो श्रिंक होके ऐसा हो गया। तो क्या होता है, जब श्रिंकेज हो जाता है तुम्हारा प्रोटोप्लास्ट सेल का, इनसाइड अ सेल वॉल, सेल वॉल कभी चेंज नहीं करती अपना शेप। जब अंदर का कंटेंट, ये जो कंटेंट था, ये शेप चेंज कर देता है, श्रिंक हो जाता है, पिचक जाता है। इस चीज़ को कहते हैं प्लास्मोलाइसिस। क्या कहते हैं? प्लास्मोलाइसिस, ठीक है। कीप दिस इन योर माइंड, लेट्स मूव फर्दर। प्लास्मोलाइसिस कहाँ लिखा है, मैं दिखा देती हूँ। देखो, ये देखो, यहाँ पे प्लास्मोलाइसिस लिखा है। आपने क्या क्या पढ़ लिया? आपने एंडोसाइटोसिस पढ़ लिया है, आपने प्लास्मोलाइसिस पढ़ लिया है, डिफ्यूजन पढ़ लिया है, ऑस्मोसिस पढ़ लिया। देखो, एंडोसाइटोसिस यहाँ लिखा था, एंडोसाइटोसिस की बदौलत अमीबा खाना खा पाता है, ठीक है। चलो, सेल वॉल जो होता है, पर ये प्लांट्स में होती है, फंगस में होती है, और बैक्टीरिया में होती है। अब इसके फंक्शंस, तो फंक्शंस कहाँ लिखे हैं? अगर आता है क्वेश्चन, राइट द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, तो आपको इस पैराग्राफ से आंसर निकालना है। सेल वॉल किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है? प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बोला है सेल वॉल के कारण क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है, अब इसको देखते हैं। सेल वॉल के कारण वो विथस्टैंड कर पाता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में वो जिंदा रह पाता है,
ठीक है। सेल स्वेल बिल्डिंग अप प्रेशर और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सेल वॉल क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बाहर के चेंजिंग मीडिया के अगेंस्ट। तो बाहर का जैसा भी चेंजिंग मीडिया है, सेल वॉल एक प्रकार का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। अब हम बढ़ते हैं विदाउट एनी डिले न्यूक्लियस की तरफ। चलो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियस के बारे में हम क्या जानते हैं? न्यूक्लियस को सुनो, ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। भूल नहीं जाना, ब्रेन ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? न्यूक्लियस को कहा जाता है। और न्यूक्लियस किसने ढूंढा था? रॉबर्ट ब्राउन ने ढूंढा था। रॉबर्ट हुक ने क्या ढूंढा था, जल्दी से बताओ? रॉबर्ट ब्राउन ब्राउन ने ढूंढा था। हुक ने क्या ढूंढा था, याद है कि भूल गए? मुझे लिख के बताना। अच्छा सुनो, इसी के साथ साथ पुरकिंजी ने क्या ढूंढा था ये भी लिख के बताना। जब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम जब लिखते हो ना, इससे तुम्हारा रिवीजन हो जाता है। तुम ये बात को समझो। तुम आगे पीछे याद होगा तो फटाफट लिख दोगे, नहीं याद होगा तो देखोगे क्या था। चलो अब हम देखते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन की। डार्क कलर का रीजन होता है, न्यूक्लियस जो होता है एक डार्क कलर का रीजन होता है। न्यूक्लियस के पास डबल लेयर होती है। जो न्यूक्लियस है सेल के अंदर, ये प्लांट सेल बनाया है मैंने। प्लांट सेल में एक सेल वॉल होगी, किससे बनी है? सेल्यूलोज से। और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। किससे बनी है? लिपिड और प्रोटीन से। ये उसके अंदर का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर खुद में ही 2 लेयर होती है, डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। राइट नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस आ गया तो ये लिखना है आपको। तो इसमें हेडिंग डाल लो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की। यार यही डार्क ही यूज़ करना चाहिए था स्टार्टिंग में वीडियो के, इसमें अच्छा लग रहा है, वो बहुत लाइट था। चलो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, जिस कारण से अंदर का मटेरियल बाहर को ट्रैवल कर पाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम होता है जो कि रॉड जैसा स्ट्रक्चर होता है और डिवाइड हो सकता है। क्रोमोजोम के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं विद द नेम ऑफ जीन्स। तो जो छोटे छोटे बीड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसे जीन्स कहते हैं। इसे पढ़ाओ, मैं एक कहानी सुन लो मेरी, सुनो। सबसे पहले डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, 2 धागों को उलझा दिया हो ऐसा हमारा डीएनए होता है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है, देखो यहाँ पे देखो, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए से बनता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन सब कुछ तुम्हारी बुक में लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है तो ध्यान से सुनना। डीएनए से क्या बना? क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन और कंडेंस मतलब और एक दूसरे में उलझते हैं और बनता है क्रोमोजोम। क्रोमोजोम, ठीक है। क्रोमैटिन से क्या बना? देखो ये क्रोमोजोम बना। तो डीएनए से क्रोमैटिन बना, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बना। अब कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना किस चीज़ पे क्या है, ना ना। डीएनए ये सब न्यूक्लियस के अंदर है। पहली बात, सबसे बड़ी चीज़ होती है डीएनए। डीएनए ही और उलझता है, कंडेंस कहते हैं यार, इसे क्या कहते हैं? कंडेंस होना, साइंस में कंडेंस होता है तो क्रोमैटिन बनता है। क्रोमैटिन से ही क्रोमोजोम बनते हैं और क्रोमोजोम में ही छोटे छोटे मोती जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उनको जीन्स कहते हैं। कहते हैं ना, उसके मम्मी से जीन्स आए हैं ये वाले, उसके पापा से जीन्स आए हैं ये वाले। जैसे मेरी शक्ल का जीन्स मेरी मम्मी से आया है, मैं काफ़ी ज़्यादा अपनी मम्मी से सिमिलर दिखती हूँ, ठीक है। तो ये जीन्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, कि वो ट्रेड्स होते हैं जो हमें हमारे पूर्वज से मिलते हैं, हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, कभी कभी बुआ मौसी इन सब से भी मिल जाते हैं। चलिए, आई होप आई एम क्लियर। न्यूक्लियस के अंदर चीज़ें क्या क्या समझ गए ना? इट्स डीएनए, डीएनए से बना क्रोमैटिन, क्रोमैटिन से बना क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के ऊपर छोटे छोटे मोती जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उनको कहते हैं जीन्स। एक चीज़ को सुनो, हमारे बॉडी में कितने क्रोमोजोम है? 23 पेयर क्रोमोजोम के। कितने हैं? 23 पेयर, माने टोटल कितने हो गए? 46। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब मैंने तुम्हें बता दिया है। न्यूक्लियस एक, अब रोल ऑफ न्यूक्लियस, अब ये इस पैराग्राफ में क्या लिखा है? रोल ऑफ न्यूक्लियस। स्टार मार्क करो, CLEUS, और ये चीज़ लिख दो वहाँ पे। हर पैराग्राफ से एक क्वेश्चन बनने का पोटेंशियल है, तो इसलिए मैं कहती हूँ जब तुम पढ़ोगे बुक साइड में रख के पढ़ना, ताकि साथ साथ अपनी बुक को भी पहचानो कि किस जगह पे क्या लिखे हुए हैं। चलो आगे देखते हैं। न्यूक्लियस के पास एक सेंट्रल रोल होता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। और ये प्रोसेस है इन विच सिंगल सेल डिवाइड फॉर्म 2 न्यू सेल। ये क्रूशियल पार्ट प्ले करता है डिटरमाइन करने का कि कैसा डेवलपमेंट होगा, मैच्योरिटी के बाद सेल का क्या काम होगा। अब यहाँ पे तुम लोग पढ़ोगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमको पढ़ना है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। पहला सवाल मेरा तुमसे है कि तुम प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो। आज मैंने तुम्हें समझाया, पूरी ज़िंदगी कंफ्यूज नहीं होना है तुम लोगों को। तुम लोग यूकैरियोट्स हो। क्या हो? यूकैरियोट्स हो। दुनिया में सिर्फ एक ही कैटेगरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो प्रोकैरियोटिक पूरी तरीके से खिलाती है, वो है बैक्टीरिया।
वो कौन है? बैक्टीरिया। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान से दिमाग में रखना है। बहुत बच्चे कितने आगे तक चले जाते हैं और फिर ये सवाल का जवाब नहीं दे पाते। अब तुम लोग नहीं भूलोगे, यूकैरियोटिक जो कीड़े मकोड़े, प्लांट्स, ठीक है, अर्थवॉर्म, गोरिल्ला, जो तुमको दिख रहा है सब कुछ यूकैरियोट है। सिर्फ बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होता है, ठीक है। सिर्फ बैक्टीरिया को हम बोलते हैं, ये वाली जो फैमिली है, जो किंगडम है बैक्टीरिया का, वो प्रोकैरियोट है। बाकी सारा यूकैरियोट होता है। दुनिया में बाकी सारे मछली, चिड़िया, सब कुछ क्या है? यूकैरियोट है। अब आप बोलोगे कि आपने ये तो बता दिया मैम कि ये यूकैरियोट है और ये प्रोकैरियोट है, पर इसमें फ़र्क क्या है, क्यों रखे हमने ऐसे नाम? तो आपको ये बात सुननी पड़ेगी। सुनो, जो प्रोकैरियोट होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, वो ना काफ़ी प्रिमिटिव होते हैं। अब बायो में प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना। क्या होता है? पुराना। तो इनके पास वेल डिफाइंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, नहीं होते, दिमाग में रखना। वेल डिफाइंड ऑर्गेनलीज आर एब्सेंट। एब्सेंट को ना -NT करके शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। तो काफ़ी बार मैं -NT और +NT यूज़ करूँगी, तो माइनस का मतलब है एब्सेंट, प्लस का मतलब है प्रेजेंट। चलो, वेल डिफाइंड ऑर्गेनल्स नहीं होते। पर यूकैरियोट, जैसे हमारे सेल, देखो ये यूकैरियोटिक सेल, इसमें कितनी सारी चीज़ें, सेंट्रियोल है, लाइजोसोम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवलप, SCR, गोल्जी, कितनी सारी चीज़ें। और ये देखो, ये तुम्हारा एक प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक कौन था? बैक्टीरिया। तुम प्रोकैरियोट हो ना? हम बैक्टीरिया थोड़ी है, हम यूकैरियोट्स हैं। तो देखो, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या है? सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस के नाम पे न्यूक्लियोइड होता है। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है और प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड होता है। भूलना मत, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है और प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड होता है। चलो आगे पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम और क्या जानते हैं? हम जानते हैं, ये चीज़ समझ गए, प्रोकैरियोटिक सेल समझ गए, यूकैरियोटिक सेल समझ गए, और ये चीज़ हो गई। तो प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। समझ आ गया? डिफरेंस समझ आ गया? बैक्टीरिया ही प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है। चलो, अब सवाल आता है, व्हाट इज न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियोलस क्या होता है? यहाँ पे देखो, यूकैरियोटिक हो गया, प्रोकैरियोटिक हो गया, न्यूक्लियोलस, हाँ न्यूक्लियोलस तो आगे आएगा यार। व्हाट इज न्यूक्लियोइड? यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे न्यूक्लियोइड होगा और वहाँ पे इसमें न्यूक्लियस होता है। चलो, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम ये चीज़ जानते हैं कि इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस के, हमारे पास हमने देखा था ना डबल मेम्ब्रेन था। हमारा जो न्यूक्लियस था उसके अंदर 2 मेम्ब्रेन्स होती थी, पर जो बैक्टीरिया के अंदर होता है उसके अंदर 2 मेम्ब्रेन का एक भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, और उसके अंदर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स कौन कौन से होते हैं? DNA या फिर RNA। तो बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ ये चीज़ प्रेजेंट होती है, वो भी फ्री लिविंग तैरती रहती है, और इस कारण से इस रीजन को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। अच्छा, प्रोकैरियोटिक के बारे में बात करें, इनके पास ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं और ये परफॉर्म पुअरली ऑर्गेनाइज्ड होता है बॉडी के अंदर, मतलब इतना डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती बॉडी सेल की। और क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन बाइंड वेसिकल्स बट नॉट विद प्लास्टिड्स। और इनके अंदर क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है, हाँ जी, बैक्टीरिया के पास भी क्लोरोफिल होता है, और बैक्टीरिया के पास जो क्लोरोफिल होता है वो ऑर्गेनल के फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। पर अभी हम पढ़ेंगे, प्लांट सेल पढ़ेंगे, उसके अंदर क्लोरोफिल पढ़ेंगे ना, तो उसको प्लास्टिड्स की कैटेगरी में पढ़ेंगे। यूकैरियोट्स के केस में, प्रोकैरियोट्स के केस में ऐसा नहीं है। आई होप आई एम क्लियर। चलो, अब साइटोप्लाज्म पढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर देखो, साइटोप्लाज्म है क्या, यहाँ से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट होती है। ये फ्लूइड कंटेंट है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर देखा जाता है। हर ऑर्गेनल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। सेल ऑर्गेनल इंक्लोज होते हैं मेम्ब्रेन्स के थ्रू। प्रोकैरियोट्स में बिसाइड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर रीजन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं होते। प्रोकैरियोट्स हमने पढ़ा था ना, बैक्टीरिया है, इसमें लिखा है प्रोकैरियोट्स के अंदर ना तो न्यूक्लियस है ना ऑर्गेनल्स है, ठीक है। और सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एग्जांपल। वायरस के पास तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब तुम ये बात को समझो, वायरस ना हवा में घूमते रहते हैं, जैसे ही उनको एक हैबिटेबल इन्वायरमेंट, जैसे ही उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है ना, वहाँ पे बस जाते हैं जाके।
वायरस के पास कोई बॉडी ही नहीं होती। इस कारण से तो ना यार वायरस के लिए तुम कोई दवाई नहीं बना सकते। अगर वायरल फीवर हो गया तुमको तो वो अपने आप ही 7 दिन में जाएगा, उसकी कोई दवाई नहीं होती है। हम वायरस को सिर्फ प्रिवेंट कर सकते हैं पर उसकी कोई दवाई नहीं बना सकते। ठीक है, अब आता है सेल ऑर्गेनल्स। अब एक एक करके सारे ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक ट्यूब्स का नेटवर्क है। जैसे साड़ी की प्लेट्स बनती है ना, ऐसे ही कुछ मेम्ब्रेन्स की प्लेट बनी है, उसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसके 2 हिस्से होते हैं। जो न्यूक्लियस से चिपका होता है वो आर हिस्सा होता है। आर मतलब रफ, आर का मतलब क्या होता है, रफ। और रफ को रफ क्यों कहा जाता है, आर्यर, क्योंकि देखो दिखने में रफ से लगते हैं। इनके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स किस लिए हेल्प करते हैं, प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और फिर एस क्या करता है, ये तुम्हारा जहाँ पे राइबोसोम्स नहीं है ना, मोती जैसे स्ट्रक्चर नहीं है, उसको बोलेंगे एस लिपिड बनाने में हेल्प करता है। एस क्या, लिपिड माने फैट बनाने में हेल्प करता है। तो एस का फैट और एस का लिपिड और आर का प्रोटीन साथ में मिलके क्या बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। और इसी चीज़ को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहा जाता है। इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, रुको मैं क्लीन करती हूँ, तुम्हें दिखाती हूँ मैंने क्या पढ़ाया। ये देखो यहाँ, एक मिनट, हाँ ये देखो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस लिखा हुआ है ना। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन के बनने को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। एस लिपिड बना रहे हैं, आर प्रोटीन बना रहे हैं, और दोनों मिलके मेम्ब्रेन बना रहे हैं। इस चीज़ को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहा जाता है। कुछ प्रोटीन और फंक्शन, और जो कुछ प्रोटीन्स होते हैं वो एंजाइम्स की तरह काम करते हैं, हार्मोन्स की तरह काम करते हैं। ऑल्दो द और हर सेल टू सेल ना वैरी करता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो का फंक्शन क्या हो गया, चैनल बनाता है ट्रांसपोर्टेशन का, ताकि ट्रांसपोर्टेशन हो पाए ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म। तो इसका इस लाइन का मतलब क्या है, न्यूक्लियस से चिपका होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो न्यूक्लियस से जो सामान जाना है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होते हुए जाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है, एक चैनल का, एक रास्ते का काम करता है। ठीक है, ये देखो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। फिर उसके बाद आता है, और ये सरफेस, यहाँ पे बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हो सकती है। ये जो इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इसमें बहुत सारे एंजाइम चिपके रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। फिर उसके बाद आता है लिवर सेल के अंदर, तो हम देखते हैं वर्टेब्रेट्स में, हम भी वर्टेब्रेट्स है, जिनके पास वर्टेब्रल कॉलम होता है वो वर्टेब्रेट्स होते हैं। डाइवर्सिटी चैप्टर तो काट डाला तुम्हारे उसमें, पर उसमें पढ़ लेते, ये चीज़ थी उसके अंदर। ठीक है, एस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत चीज़ें साफ़ करता है बॉडी की, डिटॉक्सीफाइंग में हेल्प करता है। ठीक है, किस में हेल्प करता है, डिटॉक्सीफाइंग में हेल्प करता है। चलो, डिटॉक्सीफाई मतलब जहर की सफाई करना। गोल्जी के बारे में पढ़ लेते हैं। गोल्जी पहली बार कैमिलियो गोल्जी ने ढूंढा था। फिर उसके बाद ये जो नेटवर्क है, ये मेम्ब्रेन एक पैरेलल मतलब साथ में चलती हुई मेम्ब्रेन का नेटवर्क है। ठीक है, गोल्जी के बारे में पढ़ा। और ये पैरेलल टू ईच अदर एक स्टैक जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे सिस्टर्न्स कहा जाता है। इस चीज़ को क्या कहा जाता है, सिस्टर्न्स कहा जाता है। ये है स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी। ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी, जिसमें स्टार मार्क करके लिख देना है हेडिंग। और फिर उसके बाद आता है, अब जो मटेरियल बनाता है, गोल्जी उस मटेरियल को पकड़ के वो कराता है, डिलीवर कराता है। तो गोल्जी का काम कैसा हो गया बच्चों, गोल्जी का काम हो गया ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी बॉय जैसा काम हो गया। किसका काम हो गया, गोल्जी का काम हो गया। तो जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाया, हमने भी पढ़ा ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 पार्ट होते हैं, एक आर और एक एस। आर रफ होता है। रफ क्यों होता है, क्योंकि राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो और एस क्या करता है, लिपिड बनाता है। तो ये दोनों जो भी बनाते हैं, गोल्जी उसको पकड़ता है, उसकी पैकेजिंग करता है। वेसिकल मतलब एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जैसे पॉलिथीन होती है ना, ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वेसिकल मान लो। वेसिकल के अंदर वो चीज़ डाली जाती है और उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। चलो, अब हम पढ़ते हैं लाइजोसोम्स के बारे में। गोल्जी समझ गए, डिलीवरी मैन का काम कर रहे हैं, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, वो
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ गए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ICR RR बार बार मैं बोल चुका हूँ, अब रिपीट नहीं करूँगी। चलो तुम लोग भी परेशान हो जाओगे। लाइजोसोम्स पढ़ते हैं। लाइजोसोम को सोसाइटल बैग्स भी कहा जाता है। लाइजोसोम को क्या कहा जाता है? सोसाइटल बैग्स कहा जाता है। अब लाइजोसोम के अंदर बहुत सारे ना डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम से बात समझो, ये वो केमिकल्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को फास्ट कराते हैं। ये वो केमिकल्स होते हैं जो कोई भी रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है ना, उस चीज़ को फास्ट कराते हैं। समझ गए? तो लाइजोसोम के पास बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। ठीक है, ये एंजाइम्स जो है आर मेड, या एंजाइम्स को कौन बनाता है? RER बनाता है। लाइजोसोम एक प्रकार का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। मतलब सेल का जितना भी वेस्ट है वो सारा लाइजोसोम को सेल पकड़ा देता है। लाइजोसोम उसको डाइजेस्ट कर लेता है। सेल का जितना भी कूड़ा कटका है जिसको काम की चीज़ नहीं है वो लाइजोसोम को दे देता है। लाइजोसोम उसको डाइजेस्ट कर लेता है। कोई बाहर से फॉरेन मटेरियल आ गया इन द फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन, वो भी लाइजोसोम को दे दिया जाता है और लाइजोसोम उसको क्या करता है? डाइजेस्ट कर लेता है। लाइजोसोम ऐसा क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसके पास बहुत सारे पावरफुल एंजाइम्स है। पर मान लो कोई डिस्टर्बेंस हो गया, सेल डैमेज हो गया, लाइजोसोम जो बैग था ना, लाइजोसोम जिसको तुम दे रहे थे कि ये भी ख़त्म कर दे यार, ये भी साफ़ कर दे यार, मान लो वो बैग ही फट जाए तो सेल के अंदर के जितने ऑर्गेनल्स है उसी को क्या कर लेता है? डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, इट्स लाइक सांप पालोगे तो तुम्हें तो काटेगा ही ना। ऐसी लाइजोसोम तुमने रखा था सफाई के लिए, उसके पास बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे, और गलती से ये बैग ही अंदर ही फट गया और अंदर के सारी चीज़ों को तबाह कर दिया, सारे ऑर्गेनल्स को खुद ही डाइजेस्ट कर गया। अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये बनाता है ATP। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों तो इसके अंदर दो मेम्ब्रेन्स होती है। एक बाहर की मेम्ब्रेन जो प्लेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। एक इनर मेम्ब्रेन होती है जो कि प्लेन नहीं होती, उसके अंदर बहुत सारे कर्व्स होते हैं। ठीक है, अब ये कर्व्स होते हैं ताकि इसके अंदर एंजाइम रह पाए, एंजाइम, ताकि इसके ऊपर एंजाइम्स रह पाए। ठीक है, बॉडी ये क्या माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है? ATP बनाता है। क्या बनाता है? ATP। ATP की फुल फॉर्म बताओ। इट इज़ एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ATP की फुल फॉर्म क्या होती है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। DNA की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। RNA की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो DNA की फुल फॉर्म पता है तुम्हें, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। RNA की राइबोन्यूक्लिक एसिड। ATP की एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। चलो वापस से आ जाते हैं, बार बार पुराना सुनोगे ना तुम्हें अच्छे से याद हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस उसको कहा जाता था। इसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन जो होती है पोरस होते हैं, मानने छोटे छोटे छेद होते हैं, और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है देखो ऐसा, ऐसे तुमने कॉकरोच उल्टा करके देखा यार कभी? गलती से सही ऐसे वो भी ऐसे ही दिखता है। अंदर वाली के अंदर बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, डीपली फोल्डेड होती है ताकि सरफेस एरिया बढ़ पाए, ताकि बहुत सारे एंजाइम्स यहाँ पे काम कर सके। अपना एनर्जी जो बॉडी को चाहिए होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। बॉडी इस एनर्जी का यूज़ करती है ताकि कोई काम कर सके। माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स। अच्छा ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार के स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास अपना DNA और राइबोसोम्स होते हैं। माने ये अपना प्रोटीन बना सकते हैं। दो ही ऑर्गेनल्स ऐसे हैं अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को वैसे ऑर्गेनल्स में काउंट नहीं करा जाता, दो ऑर्गेनल्स जिनके पास अपना DNA और प्रोटीन होता है। वो कौन कौन से? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया जो तुमने अभी पढ़ा, एक हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। देखो क्लोरोप्लास्ट भी होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है और दूसरा कौन सा होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, समझ गए? आगे चलते हैं। मुझे पता है चैप्टर लंबा है पर मैं बता रहा हूँ एक शॉर्ट में पढ़ जाना। देखो प्लास्टिड्स के बारे में बात करते हैं। प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। दो प्रकार के होते हैं। ये कलर प्रोवाइड करते हैं। तुमने देखा होगा ना प्लांट्स कितने कलरफुल होते हैं, उनके फ्रूट्स कितने कलरफुल होते हैं, फ्लावर्स कितने कलरफुल होते हैं, वो प्लास्टिड्स की बदौलत होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। एक क्रोमोप्लास्ट होता है जो कलर्ड होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट होता है जो कलरलेस होते हैं। क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और देखो जो क्रोमोप्लास्ट, ध्यान से सुनना, जो क्रोमोप्लास्ट जिसके पास क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है, उसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। CHLORO प्लास्ट।
ठीक है। जो क्रोमोप्लास्ट जिसके पास क्लोरोफिल होता है उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमो अलग है, क्लोरो अलग है, स्पेलिंग पे ध्यान देना, वहाँ पे मो है, यहाँ पे रो है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनो समझ आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, मुझे कमेंट करके बता देना। आप लोग मेरे से पर्सनल इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बहुत अच्छा लगेगा मुझे जब तुम कमेंट करके बताओगे मुझे कि तुम्हें सच में समझ आए या फिर हेल्प हुई इस वीडियो के थ्रू। चलो, क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, हमें पता है, ये तो हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट कंटेन, इसके अंदर येलो और ऑरेंज कलर की पिगमेंट होती है, मतलब सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के अंदर येलो और ग्रीन नहीं, येलो और ऑरेंज कलर की पिगमेंट भी होती है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो स्टोर करता है स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेन्स होती है और वो स्ट्रोमा के अंदर एम्बेडेड होती है। क्रोमोसोम अपने उसी के पास अपना डीएनए और राइबोसोम भी होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास था ना अपना डीएनए था इसके पास, और इसके पास अपने प्रोटीन बनाने की टेंडेंसी थी, ऐसी इसके पास भी होती है। किसके पास? क्लोरोप्लास्ट के पास। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ना ऐसे बहुत सारी मेम्ब्रेन्स होती है जो एक स्ट्रक्चर के अंदर होती है, इसे स्ट्रोमा कहते हैं। ये चीज़ यहाँ लिखिए, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, दोनों के पास अपना डीएनए और आरएनए, हमने डीएनए और प्रोटीन है हमने पढ़ लिया। वैक्यूल्स पढ़ते हैं, फिर सेल डिवीजन। वैक्यूल्स के बारे में आप क्या जानते हो? वैक्यूल्स बेसिकली स्टोरेज का काम करते हैं। ये सॉलिड और लिक्विड मटेरियल को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। और जो इनकी वैक्यूल्स जो होता है, इनके जो वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, वो तो 50 से 90% सेल वॉल्यूम को अपना लेता है। मतलब प्लांट सेल में वैक्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, प्लांट सेल में वैक्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं और एनिमल सेल में वैक्यूल्स काफ़ी छोटे होते हैं। वैक्यूल्स क्या होते हैं? सेल सैप से बने होते हैं। एक्सटर्जिडिटी माने उस सेल की शेप, प्लांट सेल की शेप रिटेन करने में हेल्प करते हैं। वैक्यूल क्या करते हैं? प्लांट सेल की शेप रिटेन करने में हेल्प करते हैं। जैसे घर में एक स्टोर रूम होता है ना, जिसमें हम सारा एक्स्ट्रा मटेरियल डाल के रखते हैं, ऐसे ही वैक्यूल होता है, ठीक है। और घर का डिलीवरी बॉय जैसे कौन था हमारा? गोल्जी। प्रोटीन कौन बना रहा था तुम्हारा? कौन बना रहा था? जल्दी बताओ। प्रोटीन बना रहा था हमारा आरईआर पे राइबोसोम जो प्रेजेंट था, ठीक है। अमीबा के पास वैक्यूल खाने का को एनगल्फ करने का काम करती है सूडोपोडिया की हेल्प से। अमीबा के पास फूड वैक्यूल होता है। क्या होता है? फूड वैक्यूल होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास स्पेशलाइज्ड वैक्यूल होता है जो कि उनके एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। बॉडी के अंदर एक्सेस वाटर आ गया ना, तो उसको हटाने में हेल्प करता है। चलो अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज, ये हमने सारे ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के अंदर तुम्हें दो चीज़ें पढ़नी हैं, एक होता है मियोसिस और एक होता है माइटोसिस। दो प्रकार के सेल डिवीजन होते हैं, एक मियोसिस एक माइटोसिस। ये डायग्राम याद कर लेना बच्चों। माइटोसिस के पास एक सेल के सिर्फ 2 डॉटर सेल बनते हैं। मियोसिस के पास, अब ये मत भूलना कि डॉटर सेल ही क्यों बनते हैं, सन सेल क्यों नहीं बनते। आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस थिंग। देखो, मियोसिस में 1 से 2 और 2 से 4 डॉटर सेल बने। मियोसिस हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, और मायोसिस वहाँ होता है जहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है। माइटोसिस को ध्यान से सुनना, माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, और मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। रिड्यूस हो जाता है। देखो 4 थे, सब में 2-2 आ गए ना, तो इसी कारण से इसको मायोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें होता है, क्या होता है? देखो, फादर से भी हमको 23 पेयर मिलते हैं, ठीक है, और मदर से भी हमको 23 पेयर मिलते हैं। तो जो जाइगोट बनता है उसके पास कितने हो गए? 46 पेयर हो गए ना। ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, हमें नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन करने हैं, तो इनके साथ हो जाता है मियोसिस। इनके साथ क्या हो जाता है? मियोसिस, और ये वापस से 23 पेयर में बदल जाते हैं, ठीक है। चलो, आई होप आई एम क्लियर विद दिस थिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय। अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। बाय।